फर्स्ट कैटेगरी डन। लिक्विडिटी रेशियोज पर्पस उनका क्या था? टू एसरटेन द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। अब क्या कर रहे हैं हम? सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियोज का पर्पस क्या है? टू एसरटेन द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। चार रेशियोज कोर्स में है। एक डेट इक्विटी रेशियो, एक टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, एक प्रोप्राइटरी रेशियो और एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियोज में चार रेशियोज होते हैं, एक एक करके करेंगे। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? डेट इक्विटी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियोज का पर्पस क्या है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, टू ascertain the long term financial position, or to ascertain the position to meet its of the business to meet its long term financial obligations। एक एक करके बात करेंगे। डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी, इनकी बातें सुनने से पहले हम जनरल डिस्कशन करते हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हमारे हिसाब से डेट में हम इतनी बातें तो कर ही चुके हैं। टोटल डेट बहुत बार आ चुका है। टोटल डेट क्या होता है स्नेहा? टोटल डेट में क्या आता है? फॉर्मूला क्या है टोटल डेट का? जल्दी बोलेंगे। आयुष्मान, कितनी बार बता चुका हूं मैं टोटल डेट का फॉर्मूला? प्रतिष्ठा, कम से कम 5-6 बार। फिर से बोलेंगे। बिल्कुल सही, बट स्पीड। नॉन करेंट लाइबिलिटीज प्लस करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज प्लस करेंट लाइबिलिटीज। ध्यान से देखेंगे। टोटल डेट इज इक्वल टू नॉन करेंट लाइबिलिटीज प्लस current liabilities. Non-current liabilities are also known as long term debt. Current liabilities are also known as short term debt. लॉन्ग टर्म डेट को टर्म दी गई डेट। अगर सिर्फ लिखा है कि डेट 5 लाख है तो वो टोटल डेट नहीं है। डेट represents only long term debt. Debt represents only long term debt, and long term debt are nothing else but your non current liabilities। तो फिर बताओ, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट करा है। क्या क्या आता है पारखी नॉन करेंट लाइबिलिटीज में? सबसे पहले जल्दी, जय। सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और लास्ट में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। टिप्स पे होनी चाहिए बैलेंस शीट आपके अब तक। हमारे कोर्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज एंड अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कोर्स में नहीं है, तो इसीलिए क्या बचा नॉन करेंट लाइबिलिटीज में? सिर्फ और सिर्फ दो चीजें बची, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। बट आपको बेटा बैलेंस शीट में तो ऐसा कुछ डिलीशन नहीं है, वो तो रेशियो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उनकी डिलीट हुई है। तो बैलेंस शीट में चारों आइटम्स आपको याद होने चाहिए कि नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या रहा है, बट रेशियो कैलकुलेशन के लिए डेट में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ओके, सिर्फ और सिर्फ ये दो चीजें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो डेट इक्विटी रेशियो में दो टर्म है। डेट का मीनिंग अच्छे से क्लियर है? इक्विटी क्या होता है? इक्विटी ध्रुव, इक्विटी क्या होता है ध्रुव? किस चीज का दूसरा नाम है इक्विटी? शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स में क्या क्या आता है ध्रुव?
अलग शेयर कैपिटल, वेरी गुड, रिजर्व्स इन सरप्लस, वेरी गुड, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, और नेक्स्ट होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो हमारे कोर्स में मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोर्स में नहीं है, और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोर्स में नहीं है। तो हमारे लिए शेयर होल्डर्स फंड में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स इन सरप्लस। अब रिजर्व्स इन सरप्लस में क्या क्या आता है वो भी आपको सब याद रहना चाहिए, बट ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। इसी ये दो जो वेरिएशन रहता है मार्क्स में, इन्हीं वजह से है। ओके, डेट इक्विटी रेशियो, तो इतने बेसिक चीजें बताऊं तो हमारा चैप्टर बहुत इजी हो जाता है। तो क्या था चिल्ला चिल्ला के बोलते हुए कि आगे काम आएगा, आगे काम आएगा, आ गया वो आगे का टाइम। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डेट अपॉन इक्विटी। तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए ना, डेट में क्या क्या आता है, कहाँ ढूंढना है, इक्विटी में क्या क्या आता है, कहाँ ढूंढना है। अब डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन हो सकती हैं। बैलेंस शीट कैसे होती है, आपके बस इतनी सिंपल सी चीज पता होनी चाहिए, वर्टिकल फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, वर्टिकल फॉर्मेट है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बस एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट दे रहा हूँ, बैलेंस शीट का फॉर्मेट वर्टिकल ही है, बस एक कंपैरिजन के लिए। लेफ्ट साइड पे मैं दिखा रहा हूँ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और यहाँ पे दिखा रहा हूँ टोटल एसेट्स। इतनी बात हमेशा, मतलब इसकी मेरे को फुल फॉर्म लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में पहले क्या आ जाएगा, इक्विटी। इक्विटी में क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स में क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और कुछ नहीं आता रेशियोज के पर्पस के लिए, रेशियोज के पर्पस के लिए। लाइबिलिटीज में ऑल्सो नोन एज टोटल डेट, क्या आता है लाइबिलिटीज में, नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करेंट लाइबिलिटीज में सारे के सारे आते हैं, करेंट लाइबिलिटीज में कोई डिलीशन नहीं है। तो करेंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, फिर ट्रेड पेबल्स, फिर अदर करेंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। कोई डाउट। टोटल एसेट्स में आते हैं आपके नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। सर इसका क्या पर्पस, बेटा इसका पर्पस ये कि अगर आपके पास टोटल एसेट्स गिवन हो, अगर आपके पास टोटल एसेट्स गिवन हो और आपके पास टोटल डेट गिवन हो, तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट विल गिव यू इक्विटी। ये सब आपको बेसिक डेरिवेशंस पता होनी चाहिए। तो इसमें कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है। अगर मैं कह रहा हूँ दिस टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी शुड बी इक्वल टू दिस, तो इससे क्या क्या डेरिवेशन आ गई, मैं लिख सकता हूं कि इक्विटी एंड इक्विटी प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो इक्विटी प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट। कुछ भी नया बता रहा हूं, समझ आ रहा है क्या हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि इक्विटी क्या है इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट, टोटल एसेट माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी, ये टोटल एसेट्स है, ये टोटल डेट है, तो ऐसे इक्विटी निकल सकता है। अगर मैं पूछूं कि अच्छा बताओ टोटल डेट कितना है, तो टोटल डेट इधर आ जाएगा, टोटल एसेट्स माइनस इक्विटी। अगर मैं इसे पूछूं अच्छा बताओ नॉन करेंट लायबिलिटीज कितना है, तो टोटल एसेट्स माइनस इक्विटी, करेंट लायबिलिटीज उधर चला जाएगा। अगर मैं इससे पूछूं अच्छा बताओ करेंट लायबिलिटीज कितना है, टोटल एसेट्स माइनस इक्विटी माइनस डेट। समझ आ रही है बात, वो तो अनलिमिटेड वो सब चीजें हो सकती है ना, आपको बस ये पता नहीं ये है, ये चीज यूज हो रही है कि टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। तो इनके अनलिमिटेड वेरिएशन हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। समझ आया मैंने क्या करा।
तो वो रेशियो एनालिसिस नहीं बता रहा, वो रेशियो एनालिसिस नहीं, वो कह रहे कि ये तो मतलब डेरिवेशंस है। डेट इक्विटी रेशियो इज डेट अपॉन इक्विटी। डेट कभी कभी डायरेक्टली गिवन होगा, कभी कभी घूम के आना पड़ेगा, तो उसको याद नहीं करना, समझना है। समझ आ गया तो बहुत इजी है। तो आपको बस बैलेंस शीट का हेड से पता होना चाहिए, हेड से ही तो फॉर्मूला बन रहा है, आइटम्स तो पता ही होंगे धीरे धीरे, नहीं पता तो फिर तो बहुत ही पीछे रह चुके हो। डेट इक्विटी इज डेट अपॉन इक्विटी, मैं बोल रहा हूँ वो तो बहुत छोटी सी, वो तो बात खत्म हो गई, तो 1 मिनट की बात हो गई। अब बोलो डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, जिसको नहीं पता उसको भी पता चल जाएगा, अच्छा डेट ऑन इक्विटी, ये तो कभी कोई भूल नहीं सकता। तो मेन पॉइंट है डेट में क्या आता है, डेट में आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये भी बहुत इजी बात हो गई। इक्विटी होता है शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें भी शेयर कैपिटल और रिजर्व प्लस, ये भी बहुत इजी बात हो गई। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फिर इस चीज को मुश्किल कैसे करें हम, डायरेक्टली कभी कभी गिवन नहीं होते डेट और इक्विटी, आपको घूम के निकालने पड़ते हैं। तो ये सब जो वेरिएशंस हैं ये पता होनी चाहिए। क्या ये मुश्किल है? बट मैं कह रहा हूँ ये किसी भी चीज में यूज हो सकती हैं, ये जरूरी नहीं है कि डेट इक्विटी में यूज हो। जैसे जैसे वो आपको सारे फॉर्मूले से अवेयर करा देंगे, वो ये करेंट रेशियो में यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते? करंट एसेट निकालो आप अपने आप, इसी चीज करंट एसेट भी निकल सकते हैं, कि बाकी सब उधर ले जाओ, कि इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट एसेट्स। तो मुझे क्या सबको लिख के दिखाने की जरूरत है? समझ जाओगे तो फिर मुझे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ नहीं आया तो डेफिनेटली जरूरत है। तो आपने अपने आप से पूछना है कि समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया तो दोबारा बोलोगे आप मुझे कि नहीं समझ आया, मैं एक्सप्लेन करूंगा, तब तक पूछेंगे जब तक समझ नहीं आया। ओके, फॉर्मूला क्लियर डेट इक्विटी। चलो अब अंडरस्टैंड करते हैं उसका थ्योरी क्या कहती है। डेट इक्विटी रेशियो क्या है, ये रेशियो डेट और इक्विटी को कंपेयर किया जा रहा है। आपने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, कुछ बाहर वालों से पैसा ले रखा है, कुछ अपना है, तो आप कंपेयर कर रहे हो कि बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्टेड है उसमें से कितना बाहर वालों का है, कितना अपना है। डेट होता है बोरोड फंड्स, इक्विटी होता है ओनर्स फंड्स, ओन फंड्स। तो कंपैरिजन इज बीइंग मेड on how much has been invested by you and how much has been borrowed from outside। एक आइडियल रेशियो इसका 2:1 माना जाता है। कह रहे 1 रुपए आपने डाले 2 रुपए बोरो करे, बिल्कुल ठीक है। 5 रुपए बोरो करे, 1 रुपए आपने डाले, 5:1, वेरी रिस्की पोजिशन, क्योंकि डेट कैरीज फाइनेंशियल बर्डन, डेट कैरीज इंटरेस्ट बर्डन, इसको कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि डेट पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इक्विटी ओनर्स फंड्स हैं और बहुत लो है डेट इक्विटी रेशियो, इसका मतलब आप जितना पैसा रेज कर सकते हो ना उतना फायदा नहीं उठा रहे। आप जितना पैसा रेज कर सकते हो, आपने अपने 1 करोड़ डाले हैं और बाहर से 50 लाख बोरो कर रखे हैं, तो 0.5:1 हो गया डेट इक्विटी। कह रहे बहुत लो है आपका डेट इक्विटी रेशियो, आप बिजनेस को भी और एक्सपेंड कर सकते हो, 1 करोड़ अपना डाले ना तो 2 करोड़ तक तो आराम से आपको मिल जाएंगे लोन्स, और वो रिस्की पोजीशन भी नहीं मानी जाती, एक आइडियल पोजीशन मानी जाती है। हाँ उसके ऊपर अगर आप डेट बढ़ा रहे हो तो रिस्की है, तो रिस्की। Debt equity ratio shows the relationship between long-term debt and equity. It is compared to assess the long-term financial soundness. Soundness का मतलब होता है again मतलब ability of the business to meet its liability. Sound है कि नहीं है, पैसे हैं कि नहीं। Long-term debts are external liabilities and include long-term borrowings and long-term provisions. They are shown on the shown as non-current liabilities. ठीक है। Major components of long-term borrowing में क्या क्या आता है वो आपको सारा पता होना चाहिए। बैलेंस शीट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर्स, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, प्लीज मतलब प्लीज, तो वो याद होना चाहिए। सिर्फ 2 ही तो हेड बचे, मेजर हेड नॉन करंट लायबिलिटीज, 2 ही सब हेड बचे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। उसमें क्या क्या आता है वो आपको आइटम्स अच्छे से पता होने चाहिए, मुझे दोबारा तो नहीं बताने प्लीज। गाइडलाइन पढ़ लो इनकी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इज नॉट टू बी इवैल्यूएटेड, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो वैसे ही नॉट टू बी इवैल्यूएटेड, तो बचे सिर्फ 2। प्रोविजन ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन ओके, लॉन्ग टर्म बोरिंग लॉन्ग टर्म प्रोविजन 2 ही चीजें हैं, जस्ट रीड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैनर में उन्होंने दे रखा है वो मैंने आपको सिंप्लीफाइड मैनर में नीचे दे दिया है, ठीक है ना। मतलब इसका फॉर्मूला पढ़ोगे ना, इक्विटी शेयरहोल्डर फंड्स, नॉन करेंट एसेट्स, टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स प्लस लॉन्ग, मतलब खो जाओगे, खो जाओगे। मैं कह रहा हूँ ये बड़ी सिंपल सी चीज है, मुझे याद करने की जरूरत ही नहीं, मुझे समझने की जरूरत है, ये बड़ी सिंपल सी चीज है। अब नॉन करेंट एसेट्स में तो जो भी आता है सब कुछ ही आता है ना, टीपीई,
फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, deferred tax assets not in course, other loans and long term loans and advances, other non-current assets, other non-current assets भी not in course. Components तो पूरे आएंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ हेड वाइज याद करो, उसमें से आइडेंटिफाई करना तो इजी आएगा ना, अगर बैलेंस शीट सामने रख दी तो इसमें से कौन से नॉन करेंट है और कौन से करंट है। हेड वाइज याद करोगे, फॉर्मूला बहुत छोटा बड़ा सिंपल सा है, उसके आइटम्स आपको पता होने चाहिए अलग से। आइटम्स लिख के कभी फॉर्मूला याद करने की कोशिश मत करना, 2 मिनट की चीज 20 मिनट की हो जाएगी और उसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, बी केयरफुल। ठीक है, ये सारी बातें। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये वाला डेट प्लस इक्विटी और नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, मुझे दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है। ओके, इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो जो हाथ से लिखा ना इसको जरूर लिखना, अभी काम आएगा आपके। कैपिटल एम्प्लॉयड एक फॉर्मूला क्या है, डेट प्लस इक्विटी और सेम फॉर्मूला एसेट साइड अप्रोच में नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। बट क्या बताया, क्या ध्यान रखना होता है, माइनस करते हैं हम क्या, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्टिशियस, ठीक हो गया, फिक्टिशियस एसेट्स। और अगर एसेट साइड अप्रोच कर रहे हो तो डू नॉट इंक्लूड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट? ओके जी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आर शोन, सारी बातें हो चुकी हैं। हाँ, काम की बात, a high debt equity ratio means the enterprise is depending more on long term borrowings, बाहर वालों पे ज्यादा डिपेंडेंट है, as against shareholders funds. In effect, lenders are at higher risk and have low safety cover. High risk में है कि कल को कंपनी डूबी तो पैसे होंगे नहीं इनके पास देने के लिए, अपना पैसा तो इन्होंने ज्यादा लगा नहीं रखा। On the other hand, low debt to equity ratio means the enterprise is depending more on shareholders funds as against long term borrowings. In effect, lenders are at lower risk and higher safety cover. Ideal ratio 2:1, objective and significance, ascertainment of long term financial position, और एक comparison between dependency on borrowed funds and owned funds. Debt को क्या बोलते हैं, borrowed funds, और इक्विटी को क्या बोलते हैं, ओन्ड फंड्स, ओनर्स फंड्स, एक ही बात था। ये क्या, डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो भी बोलते हैं, डेट इक्विटी रेशियो भी बोलते हैं।